हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें हम देखने हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को यानी इंडियन पॉलिटी को देखना है। इसके पहले भी अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था इन इंडियन पॉलिटी के नाम से जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है। वही 1 बाई 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और लास्ट तक जो है चैनल पर बने रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड जो है इस चैनल पर कौन सा वीडियो जो है डाला जा रहा है आपको अपडेट पता चलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आज के वीडियो में जो है कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आज में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक आपका होगा क्या? उच्च न्यायालय। पहला आपका उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं इस चैप्टर से आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो यह बात जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति जो है कौन कौन है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता के द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्वनिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो 62 वर्ष जो होता है वे में सेवानिवृत्त होते हैं यानी रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उनके दायित्व के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहा जाता है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 है, ठीक है, 25 है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो संपत्ति का अधिकार कौन सा है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण के द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण उत्प्रेषण के द्वारा रीट जारी करके। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। कौन सी? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होता? मतलब कौन सा अधिकार? तो अधिकरण न्यायाधीश, ठीक है, अधिकरण न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालय से यानी हाई कोर्ट से जो आपका क्वेश्चन अनुच्छेद दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला अनुच्छेद जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है 214 अनुच्छेद में है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा, 215 में कहा गया है। उच्च न्यायालय का गठन की चर्चा 216 में जो है अनुच्छेद में दिया हुआ है। अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा अहर्ताएं क्या होगी। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू होना जो है अनुच्छेद 218 के द्वारा। 219 अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण के बारे में कहता है। वहीं अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन और भाता की चर्चा किया गया है। और वहीं अनुच्छेद 222 द्वारा जो है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की बात जो है यह अनुच्छेद 222 में कहा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 के द्वारा और अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224 के द्वारा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद 224 जो अंडरलाइन किया हुआ गया है जिस अनुच्छेद पर उससे तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई है। और वहीं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 225। 226 इंपॉर्टेंट है। कुछ रीट याचिका जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है वह किसके द्वारा रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट जारी कर सकता है। 226A अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया सकता यानी निरस्त कर दिया गया है 226A को। 227 अनुच्छेद क्या कहता है कि उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर
अधिशासन की शक्ति है। क्या है? अधिक्षण की शक्ति है। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण की बात कहा गया है। और वहीं 228A राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान की बात कहा गया है। अनुच्छेद 229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों की व्यय यानी खर्च की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 231 जो इम्पोर्टेंट है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। मतलब 2 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह बात अनुच्छेद 231 में कहा गया है। चलिए अगला लाइन पे चलते हैं। फिर अगला लाइन दिया हुआ है कि निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक रख सकते हैं। कितना? तो 3 माह तक रख सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1866 में किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन कि न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है कौन सा? तो प्रतिषेध। ठीक है। उच्च न्यायालय की अधिक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। कौन सा न्यायालय? सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है उच्च न्यायालय के अधिक्षण शक्ति में। चलिए आगे देखते हैं। अगला यहाँ से जो है आपका एक लाइन दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठी थी। यह लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आपका जो है नया चैप्टर फिर से स्टार्ट हो गया। केंद्र, राज्य और संबंध, सेंटर, स्टेट और रिलेशन। क्या देखते हैं? चलिए केंद्र राज्य संबंध से जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता हुआ है कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश से संविधान से प्रेरित है? यानी कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघीय शासन प्रणाली। किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून मिलकर बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है केंद्र और राज्य के संबंध में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मनार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। संघ सूची में किए गए संशोधन की बात करते हैं। तो 6ठे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ी गई। इसका विषय क्या है? तो समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रम या विक्रय पर चर्चा किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया, माने हटा दिया गया। और इसका विषय क्या था? तो केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिकरण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। किसे? तो वहीं 7वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकरण को। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रविष्ट 2 के क जोड़ी गई। इसका संबंध जो है किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से संबंधित है। 46वें संविधान संशोधन 1982 में किया गया, जो 92 ख जोड़ी गई और इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल पारेषण पर कर से संबंधित है। 88वें संविधान संशोधन 2003 में 92 ग जोड़ी गई और इसका संबंध सेवा कर यानी सर्विस टैक्स से था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध जो है अनुच्छेद 263 में किया गया है। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार जो है लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद के विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, इस नोट को याद रखिएगा। चलिए अगले लाइन पर चलते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246 के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ द्वारा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। कब? 1983 में। ठीक है। सरकारिया आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो यह बात अनुच्छेद 265 में किया गया है। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्य के मध्य संबंधों के समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था?
तो 28 नहीं 18 मई 1990 को किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। यहाँ पर कट गया आपका, बोल देना, याद रखिएगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी। ठीक है, कुछ आयोग है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, डेट सहित याद रखिएगा इसे। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया था, जो निम्नलिखित है। पहला दिया हुआ है राज्य मनार समिति, 1969 में आया था। इसके अध्यक्ष DPV मनार थे। सरकारिया आयोग या 1983 में इंपॉर्टेंट है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रंजीत सिंह सरकारिया। प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोरारजी देसाई। शीतलवार समिति 1996 में आया था, एस सी शीतलवार अध्यक्ष थे। पुंछी आयोग जो है 2007 में आया था, और इनके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। ठीक है, भाग 11 में जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 262 के द्वारा जल संबंधित विवाद का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके? तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो यह समिति जो है राज्य मनार समिति, जो कि 1969 में जो है गठन हुआ था। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में। फिर नोट में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो गया। आज हम लोग ने 2 टॉपिक देख लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक को जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताइएगा। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक फिर देखने के लिए धन्यवाद।